हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले प्रश्नावली 2.2। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे ये हमको सेंटेंस की फॉर्म में दिए जाएंगे, एक वाक्य के स्वरूप में दिए जाएंगे। तो हमने 2.1 में जो भी सवाल हमने किया वहाँ पर हमको क्या दिया जाता था, तो हमको एक छोटा सा सिंपल सा समीकरण दिया जाता था। उस समीकरण में हम जो चर दिया जाता था, हम संख्याओं को पक्षांतर करके या चरों को इधर उधर घुमाकर दोनों तरफ बाईं या दाईं, दाईं से बाईं ओर हम घुमाकर क्या करते थे, हम जो चर दिया जाता था उसकी कीमत निकालते थे। ठीक है, तो 2.1 में हमने जो किया वही हमको यहाँ भी करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो पहले जो वाक्य जो सेंटेंस हमको दिया जाएगा उस सेंटेंस पर से हमको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो समीकरण है, यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ के पूरा समीकरण हमको बनाना है। तो क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। टोटल यहाँ पे 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने कुछ इसके बारे में समझते। तो यहाँ पे मैंने 4 छोटे छोटे क्वेश्चन लिख के रखे। ये 4 बातें बड़े काम की है और सब क्वेश्चन में हमको बड़े काम आएंगी। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 जन हैं राम और श्याम। ठीक है, इन दोनों जन की आयु की मैंने तुलना की है, कंपैरिजन किया है कि एक जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि श्याम की जो वर्तमान आयु है वो राम की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पर हमको समझना क्या है, तो ये जो शब्दों का प्रयोग है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन में मैंने एक जैसे ही लिखा है कि देखो श्याम की वर्तमान आयु राम की वर्तमान आयु की अपेक्षा 5 वर्ष अधिक है। पहले में मैंने सेकंड क्वेश्चन में इसी को कैसे लिख दिया कि श्याम की वर्तमान आयु जो है वो राम की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। यहाँ पर मैंने कम शब्द का प्रयोग किया और ऊपर मैंने अधिक लिखा था। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही लिया है। देखो मैंने क्या कहा कि राम की जो आयु है, श्याम की जो आयु है वो राम की आयु की दुगनी है। यहाँ पर मैंने 2 गुनी कह दिया। ठीक है, दुगनी। अब इन शब्दों का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, तो क्वेश्चन में बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा। हम जब सॉल्व करते तो हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते। दुगनी शब्द का प्रयोग किया गया, अधिक, कम, इनको हम नहीं समझ पाते। यहाँ पर मैंने कहा है कि श्याम की जो वर्तमान आयु होगी वो राम की वर्तमान आयु की चौथाई है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन में मैंने, अब देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार एज वाला ही क्वेश्चन हो, आयु वाला ही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कैसे भी हो, लेकिन शब्द कुछ इसी तरीके के होंगे। तो देखो समझते हम किस तरह से समीकरण बनाना है, हमको कैसे हमको सोचना है। ठीक है, देखो सोचना तो आपको ही पड़ेगा सारे क्वेश्चंस में, लेकिन एक तरीका होता है समझने का, सोचने का। वो तरीका हम समझते कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को समझेंगे। तो देखो यहाँ पर कहा क्या गया है कि श्याम की जो वर्तमान आयु है वो राम की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब जो समीकरण हम नॉर्मली बनाएंगे, सारे समीकरण हम देखो, पहला तो चैप्टर ही हमने पढ़ लिया है कि चैप्टर जो हमारा है वो एक चर वाला है, एक चर वाला रेखिक समीकरण है। ठीक है, यानी जो भी हम समीकरण बनाएंगे वो एक चर वाला बनाएंगे। अब एक चर वाला तो हम नॉर्मली x का ही उपयोग करेंगे चर के रूप में। आप चाहो तो कोई भी चर का इस्तेमाल हम कर सकते, A to Z मैंने पहले भी बताया था। लेकिन यहाँ पर जितने समीकरण हम बनाएंगे सभी में x का ही उपयोग करेंगे चर के रूप में। तो देखो अगर मैं आपको ऐसे कहता, यहाँ पर 2 जन की आयु है, क्वेश्चन में हमको बोलेगा कि राम और श्याम की आयु क्या होगी वो ज्ञात करो। राम की और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी ये हमको बोला जाएगा कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों की आयु बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, समझना, मैंने ऐसे अगर बता दिया होता कि राम की जो आयु है, वर्तमान आयु, अभी मैं आपको बोल दूँ 20 वर्ष है। ठीक है, राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो डायरेक्ट आप क्या कहते कि सर श्याम की जो वर्तमान आयु होगी, साफ साफ कहा गया है कि श्याम की जो वर्तमान आयु है वो राम की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो ऐसे तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे जब यहाँ संख्याएं दी जाती है। देखो मैं बोलूँगा अगर राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है, राम कितने वर्ष के हैं 20, तो श्याम की जो वर्तमान आयु होगी आप बोलोगे सर 5 वर्ष अधिक, यानी 20 में 5 आप ऐड कर दो, यानी इनकी जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये हमारे सवाल के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ तो 50 वर्ष टोटल आना चाहिए, तो ये सवाल के लिए मैं नहीं बता रहा, ये जस्ट एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो अब हमको समझना क्या है यहाँ पर कि देखो अब कहा क्या गया है कि राम की अगर मैं आपको 20 वर्ष बताता हूँ तो आप 5 वर्ष अधिक करके 25 बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको राम की वर्तमान आयु और श्याम की दोनों जन की वर्तमान आयु तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मानना है हमको, मान के हम समीकरण को बनाते कैसे। देखो अब
किसके सापेक्ष किसकी आयु दी गई है, ये समझने की चीज़ है। देखो यहाँ पर बताया गया है श्याम की जो आयु है वो 5 वर्ष अधिक है राम की आयु से। तो हमेशा जिसकी तुलना में दूसरा कोई अधिक होगा, देखो मानना किसको है, तो मैं अगर श्याम की वर्तमान आयु को x मानूंगा तो सवाल बनेगा ही नहीं। हमको यहाँ राम की वर्तमान आयु अगर मैं देखो मान लूँ कि राम की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष अगर मैं मान लेता हूँ, ये हम मानते कंसीडर करेंगे हर एक सवाल में। इसी तरीके से जो पूछा जाएगा हमको क्वेश्चन में वही हमको मानना है। अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा 20 वर्ष है राम की आयु, तो फटाक से हमने कहा कि 25 हो जाएगी श्याम की आयु, क्योंकि श्याम क्या है 5 वर्ष अधिक आयु है श्याम की, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि राम की वर्तमान आयु x वर्ष है, मुझे पता नहीं अभी राम की वर्तमान आयु कितना है, मैंने बोल दिया x की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 साल, 15 साल, 22 साल, 23 साल, कुछ भी, ठीक है। तो श्याम की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्ट हमको ये समझना पड़ेगा कि श्याम की वर्तमान आयु 5 वर्ष अधिक है, यानी राम की एज कुछ भी होगी हमको उससे मतलब नहीं, श्याम की जो होगी उसके सापेक्ष में 5 ज़्यादा ही होगी हमेशा। श्याम की कितनी हो जाएगी x + 5, मीन्स अगर x की कीमत यहाँ 10 रखोगे तो श्याम 15 साल के, ठीक है। यहाँ अगर हम 15 रखेंगे तो 20 साल, 20 रखेंगे तो 25 साल। तो इस तरह से क्या होगा, एज क्या होगी श्याम की हमेशा राम के सापेक्ष में 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो मानना किसको है हमको, तो जिसके सापेक्ष में आयु बढ़ रही हो, अधिक दी गई हो, कम दी गई हो, ठीक है। तो यहाँ राम के सापेक्ष में श्याम की आयु की बात की गई थी कि राम की तुलना में श्याम की आयु ज़्यादा है कम है, तो मानेंगे हमेशा राम की आयु को। तो ये बात हो गई समझने के लिए आयु वाले क्वेश्चन। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो संख्या से जुड़े हुए हमको इसी तरीके से मानना है, ठीक है। तो अब आगे क्या बोला गया है, देखो दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो देखो अगर राम की आयु x वर्ष मैंने माना है तो श्याम की हो गई x + 5, तो दोनों की आयु का योग मीन्स x और x + 5 को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 50। तो ये मेरा समीकरण देखो x और x जुड़ जाएगा, 2x + 5 = 50। तो इस तरह से एक समीकरण बन गया। आगे समीकरण कैसे सोल्व करते हैं ये हमको पता है। 5 को हम उधर पक्षांतर करके माइनस कर देंगे और 2 को बट्टे में ले जाके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, यहाँ दशमलव में आएगा, एज कुछ पॉइंट में आएगी, ठीक है, पूरी एज नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इस तरीके से कैसे समीकरण बनाना है ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखो श्याम की जो वर्तमान आयु राम की वर्तमान आयु की अपेक्षा 5 वर्ष अब कम हो रही है। तो यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट देखो कैसे बनेगा। वापिस से दोनों की आयु का तो योग हमको 40 ही दिया गया है, लेकिन वही का वही क्वेश्चन कि अब राम की जो आयु होगी, ठीक है, और श्याम की जो आयु होगी किस तरह से बदलेंगी। देखो अगर अब राम की आयु 20 वर्ष में आपको कहूँ जस्ट एग्जाम्पल, तो श्याम की आयु 5 वर्ष यहाँ पर हमको कम लेना है, ठीक है। तो श्याम की आयु हो जाएगी 15 वर्ष। और जब हम इसको समीकरण बनाएंगे देखो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि राम की तुलना में श्याम की आयु कम है, ठीक है। तो मानेंगे हम राम की आयु को। तो अगर मैं मान लूँ कि राम की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो जो श्याम की आयु हो जाएगी वो हमेशा राम की आयु से कितनी होगी, 5 वर्ष कम, मीन्स x - 5 ही होने वाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमको बनाने पड़ेंगे कि कहाँ हमको x में से माइनस करना है, कहाँ हमको प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब उसको डिवाइड करना है। तो ये चारों क्वेश्चन में हम समझते हैं। अब दोनों की आयु का योग ये तो आगे के क्वेश्चन में हम समझेंगे क्या है, यानी मीन्स कि ये x राम की हमने आयु x माना है और श्याम की कितनी है x - 5, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है तो 40। तो ये बन गया एक समीकरण। फिर आगे इसको सॉल्व कैसे करना है हमको पता है। x और x को ऐड करेंगे, 2x - 5 = 40, पक्षांतर कर देंगे 45 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22.5, यानी 22 वर्ष 6 महीना आ जाएगी राम की आयु। फिर उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो श्याम की आयु हो जाएगी। तो ये तो क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम खाली समझ क्या रहे ये देखो। आगे देखते आगे क्या बोला गया है कि देखो श्याम की जो आयु है वो राम की आयु की दुगनी है। अब यहाँ पर हमको क्या समझना है कि देखो राम की जो आयु होगी उसकी अपेक्षा श्याम की आयु हमेशा दुगनी होगी। मीन्स अगर राम की आयु 10 वर्ष होगी तो श्याम की 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अगर 10 वर्ष आयु राम की होगी तो श्याम की 20 वर्ष। अभी हमको पता नहीं है, सवाल में बताया नहीं है राम और श्याम की आयु क्या है, ठीक है। तो हम अगर मानेंगे कि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की जो होगी दुगनी होगी। यहाँ पर दुगनी मीन्स x का 2 गुना हो जाएगा 2x। तो ये समझ आया शब्दों का प्रयोग कैसे हो रहा है,
ठीक है। अब बोला गया है दोनों की आयु का योग वापिस से 30 वर्ष, मीन्स दोनों की आयु x और 2x को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा 30 वर्ष। फिर दोनों को हमको सॉल्व करने आता है, ये 3x हो जाएगा बराबर 30, 3 को अपॉन में ले जाके तो x बराबर 10 आ जाएगा। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा, हमको सोल्व करने आता है, हम खाली समझना क्या है अभी मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट हमको इधर समझने थे। आगे दिया गया है कि श्याम की जो वर्तमान आयु है राम की वर्तमान आयु की चौथाई है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, चौथाई का मतलब क्या होता है, देखो अगर राम की आयु जो होगी, अगर मान लेते हैं हम राम की आयु 20 वर्ष, वापस से वही क्वेश्चन देखो 20 वर्ष, तो इसका चौथा भाग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 20 को 4 से डिवाइड करो, चौथा भाग उसी को बोलते हैं, 1 का चौथा भाग 1/4, 1 का चौथा भाग बोलूँ तो 1/4 हो जाएगा, तो 20 का चौथा भाग तो ये कितना हो गया 5 वर्ष। तो अब जब उसको हम x के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा बनेगा समीकरण हमारा, देखना अगर राम की वर्तमान आयु x वर्ष होगी तो श्याम की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो x का चौथा भाग मीन्स x/4 वर्ष, ठीक है। अब इसको देखो वापिस से दोनों की आयु का योग 45 दिया है, मीन्स x को तुम ऐड करोगे x+4 के साथ तो ये बनेगा 45, तो ये एक समीकरण बना, ठीक है। समीकरण को सोल्व कैसे करना है ये हम कर लेंगे। तो यहाँ चारों क्वेश्चन में हमने समझा क्या, तो ये जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर चौथाई, दुगना, ठीक है, और फिर अधिक, कम, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जब भी हमको किसी की तुलना में दूसरा कोई अधिक बोला जाएगा मीन्स हमको उसमें ऐड करना होगा। देखो यहाँ पर x की तुलना में, राम की तुलना में श्याम की आयु जो थी वो 5 वर्ष ज़्यादा थी, तो हमने अगर राम की आयु को x वर्ष माना, x यानी कुछ भी हो सकता है 10, 15, 20, ठीक है, तो x माना तो श्याम की आयु जो होगी हमेशा 5 वर्ष ज़्यादा यानी x+5 ही होगी, ठीक है। तो और कम बोला जाए मीन्स 5 क्या होगा माइनस होगा, तो राम की आयु जो होगी उससे 5 कम, अगर x वर्ष होगी तो x-5। अब मिस्टेक कहाँ करते, तो बच्चे कहाँ मिस्टेक करते ये समझते हैं हम। देखो यहाँ बोला जाता है कभी कभी दुगना, ठीक है, तो हम उसको x+2 कर देते हैं, बहुत से बार मैंने देखा है, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि दुगना बोला जाएगा मीन्स मल्टीप्लाई 2 का होगा, तो कहाँ ऐड करना है, तो जब अधिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब हम प्लस करेंगे, कम शब्द कहा जाएगा कम तब हम उसको माइनस करेंगे। जब यहाँ दुगना कहा जाए 3 गुना कहा जाए, ऐसा कहा गया होता राम की जो आयु है वो श्याम की जो आयु राम की आयु की अपेक्षा 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए मीन्स गुणा हमको करना है। तो देखो अगर x आयु राम की हम मानेंगे तो हमेशा 2x, 3 गुना बोलते तो 3x, 4x, इस तरह से ऐड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से कहा जाएगा चौथाई शब्द या तिहाई या आधा, तो उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो जो राम की आयु होगी उसकी अपेक्षा श्याम की आयु कितनी थी, चौथाई थी, तो हमने x का चौथा भाग किया। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2, ठीक है, 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, कि कोई संख्या मुझे दे दी जाए और उसमें से अगर मैं 1/2 घटा दूँ और घटाने के बाद जो संख्या मिले उसमें 1/2 का गुणा कर दूँ तो हमको 1/8 मिल जाएगा, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो वह संख्या क्या है ये हमको पूछा गया कि वो संख्या कौन सी होगी, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 1/2 घटा दिया जाए, फिर जो उत्तर है उसको 1/2 से गुणा कर दें हम तो 1/8 मिल जाए। तो इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसा लैंग्वेज वाला जहाँ पर ऐसे वाक्य दिए गए होंगे और हमको समीकरण बनाना होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमको पूछा गया होगा, जैसे यहाँ पर हमको संख्या पूछी गई है, जो पूछा जाए उसी को हम क्या करते हैं चर के रूप में मानकर सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि वह संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना कि वो संख्या क्या है x है, हमको पता नहीं अभी संख्या क्या है तो हम मान लेते, तो यहाँ पे लिख देने का माना कि वह संख्या, ठीक है, वह संख्या x है, हमने उस संख्या को x मान लिया, अभी हमको पता नहीं संख्या क्या है। अब जो जो हमको प्रश्न में बोला है उसी तरीके से हम संख्याओं को रखते जाएंगे और एक समीकरण बन जाएगा। देखो तो यहाँ पर हमको कहा क्या गया है, तो हमको कहा गया है कि जो संख्या है, संख्या जिसे हमने क्या मान लिया है x, ठीक है, तो इस संख्या में से 1/2 को घटा दिया जाए, घटाने पर तो मैं 1/2 को इसमें से घटा देता हूँ, ठीक है। आगे क्या बोला गया है
कि 1/2 को घटाने पर जो परिणाम मिल रहा है यानी यही उसका परिणाम होगा। अब देखो यहाँ पर अगर कोई संख्या होती तो 1/2 को घटाने पर दूसरी संख्या आ जाती, लेकिन x की कीमत हमको पता नहीं है तो इसको पूरे को ही मैं परिणाम गिनूंगा। तो ये जो परिणाम है क्या कहा गया कि संख्या में से 1/2 को घटा देने पर परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया जाए। तो जो परिणाम आया, ठीक है, x माइनस 1/2, इसको 1/2 से गुणा कर दिया जाए। हमने गुणा कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। यानी इसको अगर संख्या में से x में से 1/2 घटाकर जो परिणाम मिले उसमें 1/2 का गुणा करें तो ये इसको हल करने पर हमको 1/8 प्राप्त होता है, यानी बराबर हो जाएगा ये 1/8 के। ठीक है, तो लैंग्वेज में हमको कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि बराबर 1/8 होता है, लेकिन हमको कहा गया है कि इसको अगर हम हल करेंगे यानी संख्या में से 1/2 को घटाकर जो परिणाम हो उसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो इसको हल करने पर 1/8 मिलेगा, यानी ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के हमको ये समीकरण बनाना पड़ेगा। अब ये समीकरण बन गया एक। समीकरण किस तरह से हल करते हैं तो वही नियम पक्षांतर करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने लिखा प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के बता देने का कि ये कहाँ से आया, तो ये आया प्रश्नानुसार। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बता देने का कि प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के ऊपर से हमने ये चीज़ लिखा। अब यहाँ पर देखो नॉर्मली पक्षांतर करके इसको हम हल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, 1/2 जो है वो इसके पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में गुणे में है। ठीक है, तो अगर हम इसका पक्षांतर करेंगे तो जो भाग में होगा, 2 यहाँ पर भाग में है, अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणे में चला जाएगा। देखो ये किस तरह से हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 में वैसा का वैसा रख रहा हूँ। ठीक है, ये 2 और 1/2 जो है इसका मैं पक्षांतर इस तरफ कर रहा हूँ, तो देखो 1/8 वहाँ का वहीं है, तो ये पूरा ब्रैकेट वाला एक x माइनस 1/2 और 1/8 वैसा का वैसा हमने रखा है। ये 2 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये 2 भाग में है तो सामने गुणे में ऊपर चला जाएगा, और ये 1 ऊपर की तरफ है, गुणे में है पूरे ब्रैकेट के साथ तो नीचे आ जाएगा भाग में। मीन्स संख्या क्या होगी, इधर जाके पलट जाएगी। ठीक है, 1/2 जो था क्योंकि 2 भाग में था गुणे में चला गया ऊपर, और 1 गुणे में था वो भाग में आ गया। अब इसको नॉर्मली किस तरह से सोल्व करते हैं, तो 1 से 1 तो कैंसिल ही है, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 वैसा का वैसा, और यहाँ पर कितना हो गया, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर संख्या का नीचे नीचे, तो 4 एकम 4। अब इसको हमको सॉल्व करना है, हमको 4x की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब संख्या कौन सी है, 1/2, इसका हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो ये माइनस में 1/2 है, तो जब इसका पक्षांतर बाईं से दाईं ओर होगा तो हमने सीखा है कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/4 वैसा का वैसा, ये माइनस 1/2 उधर आके प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 भिन्न वाली संख्याओं को किस तरह से हल करते हैं हमको पता है। अब जब तक इनका हर समान नहीं होगा तब तक हम क्या करते हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते। अगर हर इनका 4 होता तो हम एक बार 4 लिख के अंश को ऐड कर देते। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करते, दोनों का एलसीएम लेते। एलसीएम हमको पता है 2 और 4 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर यहाँ से ये तो 1 का 1 उतर गया, फिर यहाँ से 2 एकम 2 यानी 1 1 आ गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो छोटी संख्या हम डायरेक्ट भी समझ सकते, तो इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4। अब ये एलसीएम किस लिए लिया जाता है, अब ये समझो। अब ये एलसीएम जो 4 आया यानी कि जो इनका एलसीएम आता है दोनों संख्याओं का हर का, हमेशा एलसीएम हर का लिया जाता है। हर में जो संख्या होंगी इनका एलसीएम लेके दोनों के हर में वही संख्या ला देने का जो एलसीएम में आए। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है, 4, यानी दोनों के हर में हमको 4 लाना है। अब इसके हर में तो 4 पहले से मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पर तो हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन इसके हर में 4 नहीं है, 2 है, तो इस 2 को अगर हमको 4 बनाना हो तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, तभी ये 4 बनेगा। और किसी भी संख्या का एक रूल हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर हर में हो रहा है तो वही संख्या हमको मल्टीप्लाई अंश में भी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी हमने कोई संख्या मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, क्योंकि समीकरण में अपने मन से हम कुछ ऐड या कुछ माइनस या कुछ मल्टीप्लाई या भाग हम नहीं कर सकते अपने मन से। अगर हम किसी संख्या को समीकरण में जोड़ रहे, मान लो मैं किसी समीकरण में 2 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे उसी समीकरण में से 2 घटाना भी पड़ेगा।
जिससे वो कैंसिल होकर 0 बनेगा। तो यहाँ अगर मैं 2 नीचे हर में, क्योंकि हर मुझे 4 लाना था, यहाँ 4 था, दोनों का एलसीएम हमने देखा 2 और 4 का 4 आया। तो अगर हमको एलसीएम 4 है तो दोनों के बटे में 4 लाना है। तो यहाँ अगर 4 लाना है तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने किया। तो अगर हम नीचे हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या ऊपर भी करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो ये इसकी अगर हम देखें कीमत एक ही होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो x बराबर यहाँ से 1/4 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2/4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखो जैसे ही दोनों का हर बराबर होगा, अंश क्या होगा, सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। तो एक बार हम हर को लिख देंगे 4, अंश में क्या है 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ से x की कीमत आ जाएगी x बराबर 1 और 2 3/4, यानी कि जो संख्या हमको पूछा गया है, ठीक है, हमने क्या माना था कि जो संख्या है वो x है, यानी जो संख्या यहाँ पर x, यहाँ पर हमको क्या रखने को कहा जाएगा, तो 3/4, इसका उत्तर होगा 3/4। तो इस तरह से जो वाक्य वाले क्वेश्चन होते उनको हमको सोल्व करना है। एक बार फिर से देख लेते क्या था क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कहा गया था कि कोई संख्या हमको पता नहीं है संख्या कौन सी है, कोई संख्या हमको दी गई है, उसमें से अगर हम 1/2 घटाकर जो उत्तर आ रहा है उसको 1/2 से गुणा कर दे। देखो 1/2 को घटाकर 1/2 से ही गुणा करना है उत्तर को, तो हमको 1/8 मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जो हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी को हम x मानेंगे, चर मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि संख्या हमको पता नहीं है क्या है, अभी हमको पता नहीं है, सॉल्व करने पे हमको पता चलेगा क्या है, तो हमने उसको मान लिया x। अब प्रश्न अनुसार कि प्रश्न के अनुसार मैं क्या लिख सकता हूँ, तो प्रश्न में जैसा जैसा हमको कहा गया है वैसा वैसा हम लिखेंगे। प्रश्न में पहले क्या कहा गया था, पहले ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो पहले हमको कहा गया कि संख्या में से 1/2 को घटाना है, तो मैंने संख्या x में से 1/2 को घटा दिया। ठीक है, आगे हमको क्या कहा गया, तो आगे हमको कहा गया कि जो परिणाम है, मीन्स ये जो मिला x - 1/2 यही पूरा परिणाम होगा, क्योंकि इसको हम सोल्व तो कर नहीं सकते आगे, तो यही उत्तर गिना जाएगा। इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई, तो 1/2 को मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जो हमको आंसर मिल रहा है क्या लिखा है, देखो मल्टीप्लाई गुणा करने पर 1/8 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसको अगर हम हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1/8 के। 1/8 हमको इसको हल करने पे मिलना चाहिए, तो हमने ये रख दिया। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली पक्षांतर का रूल लगा के हमने सॉल्व किया कि 1/2 था, तो यहाँ पर 1/2 में 2 भाग में था, 1 गुणे में था ऊपर, तो इसका जब हम पक्षांतर करेंगे सामने की ओर तो ये 2 भाग में से सामने गुणे में गया और ये 1 भाग में आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये 2 से 8 कट गया 4 बार में, मल्टीप्लाई हुआ 1 का 1 से 1, 4 का 1 से 4। अब यहाँ पर हमको x की कीमत चाहिए, तो 1/2 यहाँ पर बचा है, तो 1/2 माइनस वाला था, अगर हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आके पीछे प्लस वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भिन्न को किस तरह से सोल्व करते हैं हमने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब तक दोनों का हर बराबर नहीं होगा, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए या जो भी हो। ठीक है, दोनों का हर बराबर होना चाहिए, तभी हम अंश को जोड़ या यहाँ बीच में माइनस होता तो घटा सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है, तो 4 आता है, यानी दोनों के हर में जो एलसीएम आएगा, जरूरी नहीं हर बार 4 आए, कोई दूसरी संख्या होती तो बड़ा एलसीएम भी आ सकता है, तो वो एलसीएम दोनों के बटे में ला देने का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके बटे में तो 4 था, यहाँ पर 4 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तब 4। और ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी जिस संख्या का मल्टीप्लाई हम हर में अगर अपने मन से कर रहे हैं 2 का, तो वही संख्या हमको अंश में भी रखना पड़ेगा, जिससे वो कैंसिल होकर एक ही बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने हल किया तो ये तो ऐसा का वैसा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जैसे ही दोनों का हर बराबर हुआ, हमने हर को एक बार लिखा, अंश वाली संख्याओं को जोड़ दिया, तो x की कीमत हमको मिल गई 3/4, जो कि हमको ज्ञात करना था। x क्या है, हमारी संख्या, मीन्स कि यहाँ पर आप हिंदी में लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो कि जो संख्या हमने पूछा गया हमको वह संख्या 3/4 होगी। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है आयताकार। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक आयताकार तरणताल, तरणताल का मतलब क्या होता है, स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल की बात की गई है। अब यहाँ पर समझना है, दो चीज़ ज्ञात करनी है। देखो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से, देखो बोला गया है लंबाई चौड़ाई के दुगने से, मीन्स चौड़ाई का मैं 2 गुना करूँगा और 2 मीटर ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है, अब इसको इधर से लेकर के यहाँ तक, इसी पर से हमको समीकरण बनाना है। देखो किस तरह से बनेगा, यदि अब दिया भी है कुछ, यदि इसका परिमाप, हमको परिमाप दिया है, परिमाप लिख लेते हैं पहले, परिमाप काम आएगा ये भी। परिमाप हमको दिया है 154 मीटर, 154 मीटर, m से दर्शा देता हूँ। ठीक है,
हमको बोला क्या गया है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, एक साथ दो चीज़ ज्ञात करना है। अभी आप बोलोगे सर जो ज्ञात करना होता है उसको हम x मान लेते। अब यहाँ पर तो एक ही संख्या जो थी उसी को हमको ज्ञात करना था, हमने संख्या को x मान लिया। अब यहाँ पर तो दो चीज़ ज्ञात करना है, लंबाई भी ज्ञात करना है, चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो x किसको माने, तो देखो यहाँ से लेकर के जो लैंग्वेज लिखा गया है 2 लाइन, ये मेन है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, अब समझना है। यहाँ पर मैं साइड में समझा देता हूँ। देखो बोला क्या गया है कि जो लंबाई है चौड़ाई की अपेक्षा 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है। अगर मान लो आप लंबाई को x मानोगे, समझना, अगर हम लंबाई को x मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, चौड़ाई को हम क्या लिखेंगे, इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो देखो बोला क्या गया, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। अब चौड़ाई के बारे में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पर हमको मानना किसको पड़ेगा, लंबाई को हम नहीं मान सकते, हमको चौड़ाई को x मानना पड़ेगा। और जैसे ही हम चौड़ाई को x मानेंगे, देखो लंबाई क्या हो जाएगी, तो क्या बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने मीन्स x का 2 गुना तुम करोगे तो 2x हो जाएगा। तो जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा, तो चौड़ाई का दुगना कितना होता है, चौड़ाई हमारी x मीटर है, हमने x मीटर माना है अगर, ठीक है, दोनों में से एक को ही मानना है x, दोनों को x नहीं मान सकते। तो अगर चौड़ाई को तुम x मानोगे तो चौड़ाई का दुगना, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने मीन्स 2x से 2 ज़्यादा, 2 और हमको बढ़ाना भी पड़ेगा +2, तो 2x + 2 होगा इसकी लंबाई, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, मैंने पहले भी श्याम और राम की जब एज की बात की थी तब मैंने वही कहा था कि मानना किसको है, 2 जन में से, ये ध्यान रखना है। तो जिसके सापेक्ष में दूसरा दिया गया हो, हमेशा किसके सापेक्ष दिया गया है तो उसको मानो। तो यहाँ चौड़ाई की तुलना में लंबाई की बात की गई थी कि चौड़ाई की तुलना में लंबाई ज़्यादा या कम है, तो मानेंगे चौड़ाई को, फिर उसी के सापेक्ष हम लंबाई को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि देखो ये आयताकार स्विमिंग पूल हम समझ लेते, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते, माना कि जो स्विमिंग पूल है, मैं आयताकार लिख देता हूँ, आयताकार तरणताल, ठीक है, तरणताल की जो चौड़ाई है, कि चौड़ाई x मीटर है, हमको पता नहीं है कितनी है, x मीटर, तो इसकी चौड़ाई हमने ले लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई माना है x मीटर। तो जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से जो लंबाई बनेगी, लंबाई, तो ये लैंग्वेज यहाँ से हमको पढ़ के समझना पड़ेगा कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा, मीन्स चौड़ाई x है तो इसके दुगने से 2 मीटर ज़्यादा, मीन्स 2 और हमको ऐड करना पड़ेगा, तो ये इसकी हो जाएगी लंबाई 2x + 2, ठीक है। तो ये हमारे को लंबाई चौड़ाई मिल गया। तो यहाँ से हमको पता है ये आयताकार स्विमिंग पूल है, ये इसकी चौड़ाई होता है जो कि कितनी है x, और आयताकार में पता है सामने सामने की भुजाएं समान होती है, तो अगर ये x होगा, चौड़ाई देखो ये चौड़ाई होता है, ये लंबाई होती है, ठीक है। तो ये चौड़ाई अगर इतनी x है तो ये सामने वाला AB भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर ये लंबाई की बात करें AD या BC दोनों, ये कितनी है तो 2x + 2 मीटर, ठीक है। तो ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी 2x + 2। तो ये तो चारों भुजाओं के माप हो गए, जो स्विमिंग पूल आयताकार है उसकी चारों भुजाओं के माप, जिसके अंदर x है, लेकिन हमको x के फॉर्म में नहीं देना, हमको इसका माप बताना है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको दिया गया, हमेशा सवाल में जो दिया गया होगा उसका इस्तेमाल करके ही हमको सवाल को सोल्व करना है। यहाँ पर हमको बोला गया परिमाप 154 मीटर। अब परिमाप के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है, हमने पढ़ा है कि किसी भी बंद आकृति का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, जैसे वर्ग हो या आयत हो, कोई भी हो, जैसे ये आयत है, ठीक है, इसकी 4 भुजाएं ABCD, इसका परिमाप कहा जाए तो परिमाप क्या होता है, वैसे डायरेक्ट सूत्र भी होता है लेकिन हम समझ सकते हैं, कोई भी बंद आकृति होता है एक स्थान से स्टार्ट करने का पूरा गोल घूम जाने का, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको ऐड कर लो, मीन्स BC प्लस यहाँ से CD, ठीक है, यहाँ से DA अथवा AD प्लस यहाँ से AB, ठीक है। मीन्स कि चारों जितना भी इसका कोना है सबको ऐड हमको करना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे आने का है हमको। तो जितनी देखो यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे तो ये इसकी लेंथ होगी, तो यहाँ से एक BC बराबर L रखोगे, ठीक है। फिर यहाँ से CD क्या है, विड्थ बोलते, ठीक है, चौड़ाई, तो B से हम इसको दर्शाएंगे। फिर यहाँ पर AD जो होगा वो भी लेंथ है, क्योंकि ये दोनों लेंथ होती है आयत में, तो इसको हम L से लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये हमारा AB क्या होता है चौड़ाई, वापस से B से हम इसको दर्शाते हैं, इसको L से, तो ये B, तो यहाँ पर हमको याद हो तो ये 2L + 2B, तो यहाँ से ये बनता था
2 कॉमन आता था तो आयताकार का जो परिमाप होता था वो 2 कॉमन L+B, ये परिमाप का हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। कहा क्या गया है हमको, परिमाप दिया गया है, परिमाप। ठीक है, परिमाप, लेकिन आयताकार का परिमाप क्या होता है, तो 2, ठीक है, 2, फिर अंदर कितना आता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र है परिमाप का। ठीक है, यानी 2 बार लंबाई आती है इसके अंदर, देखो 2 बार लंबाई आ जाएगी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार चौड़ाई आ जाएगी, तो वही हमको करना है। तो ये इसका सूत्र बन गया। अब यहाँ पर परिमाप हमको दिया गया है 154, तो परिमाप की जगह मैं रख देता हूँ 154 बराबर, यहाँ पे 2 ऐसा का वैसा। लंबाई हमको दी गई है जो, उसकी कीमत रख दो। लंबाई हमको दिया गया है 2x + 2, चौड़ाई दिया गया है x। ठीक है, ये लंबाई की जगह मैंने रखा 2x + 2, और चौड़ाई प्लस का निशान वैसा का वैसा, चौड़ाई की जगह हम रखेंगे x। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा समीकरण। अब देखो अगर हम पक्षांतर करेंगे, अब हमको सारी संख्याओं को पक्षांतर दाईं से बाईं ओर करना है इस तरफ, क्योंकि 4 हमारा इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से 2 जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, अगर हम इस तरफ लाएंगे तो 154 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 154/2 हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर क्या बचेगा, तो यहाँ से देखो 2x और 1x ये तो जुड़ जाएगा, तो ये 3x बन जाएगा, और प्लस का 2 ऐसा का वैसा। ध्यान रखना है 2x से जो चर होते वो चर से जुड़ते, खाली घातें समान होनी चाहिए। यहाँ पर घात दोनों की एक है, वैसे भी हम रेखीय समीकरणों के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2x जो है वो 1x के साथ जुड़ेगा, तो 3x + 2 वैसा का वैसा। अब इसको हम 2 से कट कर देंगे, 2 × 2, यहाँ से कट करेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 77। ठीक है, अब देखो ये बन गया 77 = 3x + 2। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 2 का, कि 2 हमारा प्लस में है, अगर हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 77 में से 2 को माइनस करेंगे तो इक्वल टू कितना बचेगा 3x, तो यहाँ से ये माइनस होगा तो 75 बचा। ठीक है, इक्वल टू 3x। अब ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये सामने जब पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 75/3 इक्वल टू x। तो 3 से इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, 3 × 3, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 25। ठीक है, तो यहाँ से x की जो कीमत आई वो कितनी हो गई 25। अब ये x क्या है, तो x आयताकार की चौड़ाई है जो कि मीटर में, तो हम कह सकते हैं x कितना आया 25 मीटर। अब ये x क्या है तो यहाँ पे बता दो, तो इस पर से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि जो चौड़ाई हो जाएगी स्विमिंग पूल की, जो कि हमको पूछा था चौड़ाई कितनी थी, हमने माना था, देखो चौड़ाई x मीटर थी और लंबाई 2x + 2 थी। तो यहाँ पर जब हम x की कीमत रखेंगे तो यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा x बराबर हम कितना रखेंगे 25, तो ये बन जाएगा 25 मीटर। बात करें लंबाई की, तो लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, तो लंबाई यहाँ पर दिया गया है 2x + 2। ठीक है, x के फॉर्म में, हमको तो मीटर में ज्ञात करना है, तो इसको जब हम x की जगह 25 हमने निकाला है रखते, तो 2 वैसा का वैसा, x की जगह 25 + 2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 + 2, तो 52 मीटर। ये इसकी आगे लंबाई, ये आगे चौड़ाई। तो इस तरह से जो सवाल होंगे उनको हमको ध्यान देना है कि सवालों में दिया क्या है, तो जो चीज़ दिया होगा उसी के इस्तेमाल से हम उसके समीकरण को बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिया था, स्विमिंग पूल दिया था, एक आयताकार था। ठीक है, हमको बोला क्या गया था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है, तो हमने पहले माना चौड़ाई को, कि हमने मान लिया कि आयताकार जो है, ठीक है, तरणताल में स्विमिंग पूल की चौड़ाई x मीटर है। जैसे ही हम चौड़ाई को x मीटर मानेंगे तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो ये पॉइंट लिख देना यहाँ पर कि जो हम लिख रहे हैं ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये प्रश्नानुसार आ रहा है। ठीक है, ये आया हमारा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न पर से आया। तो प्रश्नानुसार जो लंबाई होगी वो क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर बोला गया था, क्या बोला गया था कि लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। मीन्स चौड़ाई अगर x होगी तो उसका दुगना उससे भी 2 ज़्यादा है, यानी +2, तो उसका मैंने दुगना किया 2x + 2 8 किया। ठीक है, तो आगे बढ़े तो देखो दिया क्या था, परिमाप दिया था 154। ठीक है, तो उसी परिमाप पर से हम समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले आयताकार का परिमाप जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने देखो परिमाप की जगह हमको दिया था 154 दिया हुआ था,
हमने ये रख दिया 154 वैसा का वैसा इक्वल टू का निशान 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो सामने अपॉन में आएगा भाग में, तो अब 154 के बटे में 2 आया, इसको डिवाइड किया तो 77 बना। फिर यहाँ से इसको हमने क्या किया, नॉर्मली पक्षांतर किया 2 का इधर, तो ये घट गया तो 75 बन गया। फिर ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में था, अपॉन में गया तो कट गया तो 25 आ गया। अब ये x क्या था, तो x था हमारा स्विमिंग पूल की चौड़ाई जो कि हमने माना था, तो चौड़ाई हो गई 25 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी थी, तो लंबाई हमने देखा था x के फॉर्म में 2x + 2 थी, तो यहाँ पर जब हम x की कीमत रखेंगे तो 2x की जगह 25 + 2 वैसा का वैसा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब देखते क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो ये भी सेम टू सेम परिमाप वाला ही सवाल है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक समद्विबाहु, अब ये शब्द को हमको समझना है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं के माप समान हो। ठीक है, तो हम मान लेते ये एक त्रिभुज है समद्विबाहु ABC। ठीक है, ABC में मान लेते AB भुजा जो है ये वाली भुजा ये AC भुजा के बराबर है, ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर है क्योंकि समद्विबाहु है। ठीक है, आगे क्या बोला है, आधार, जो आधार है वो कितना है, तो आधार है 4/3, मीन्स इसका जो आधार होगा त्रिभुज का वो BC होगा, तो ये हमको दिया गया इसका माप 4/3 सेंटीमीटर। आगे देखते तथा उसका परिमाप। अब इस त्रिभुज का हमको परिमाप दिया है तो ये समझने की चीज़ है कि जो परिमाप है वो कितना दे दिया गया है, तो 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। ठीक है, तो 15 चौक 60 और 2 62। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 62/15 सेंटीमीटर जो कि इसका परिमाप हो गया। आगे क्या बोला गया है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना है। जो बराबर 2 भुजाएं मीन्स AB और AC जो भुजाएं हैं उसका हमको माप उसने ज्ञात करने को कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ज्ञात करने को हमको कहा जाता है उसी को हम मानेंगे। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करने को कहा गया है बराबर भुजाओं के माप, तो हम यहाँ पर मान लेते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते माना कि जो 2 बराबर भुजाएं, ठीक है, उसमें से मैं इस तरह से लिखता हूँ, देखो माना कि प्रत्येक बराबर भुजा का जो माप है, ठीक है, भुजा का माप x। अब देखो सेंटीमीटर में सब कुछ है, परिमाप भी सेंटीमीटर में, आधार भी सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, x सेंटीमीटर है। तो ये तो हमने मान लिया प्रत्येक, मीन्स कि ये जो होगा ये भी हमारा x सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से, और ये जो होगा ये भी x सेंटीमीटर, तो दोनों को x सेंटीमीटर माना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया क्या है, परिमाप, तो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, देखो अगर हम वैसे समझे तो आयत का तो हमको याद भी था। यहाँ पर देखो चलो एक पॉइंट से स्टार्ट करो और बंद आकृति है, आकृति बंद होनी चाहिए, उन्हीं का परिमाप निकलेगा हमेशा। तो इस त्रिभुज का जब तुम त्रिभुज ABC का परिमाप का सूत्र लगाओगे तो सूत्र क्या बन सकता है, तो कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, चलो A से स्टार्ट करते, A तक अपने घूम के वापस आते, तो A से AB, ठीक है, ये AB तक आ गए, फिर यहाँ से B से प्लस BC ऐड करना पड़ेगा, प्लस C से AC अथवा CA, मीन्स तीनों भुजाओं को जब मैं जोड़ूंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो पॉइंट उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा, यानी इस पूरे की लेंथ हमको मिल जाएगी, परिमाप उसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं परिमाप का फॉर्मूला लगाता हूँ कि जो परिमाप होगा त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बताना पड़ेगा AB प्लस BC प्लस CA, मीन्स तीनों भुजाओं का योग। अब त्रिभुज ABC का जो परिमाप है हमको दिया है, देखो बोला गया है उसका परिमाप, मीन्स इस त्रिभुज की बात कर रहा है, कितना है, तो हमने सोल्व कर लिया है 62/15, यहाँ पे रख देते 62/15 बराबर AB की कीमत कितनी है x, BC कितना है, तो BC है 4/3 प्लस CA की कीमत कितनी x। अब देखो समझना क्या है, तो संख्या का तो पहले पक्षांतर करेंगे हम, तो यहाँ पर 62/15 तो वैसा का वैसा। ठीक है, अब ये 4/3 प्लस में है, अगर मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 4/3 हो जाएगा,
और ये इधर से 1x, तो ये कितना हो गया 2x। आगे कुछ नहीं होता तो हमको पता होना चाहिए, एक तो होता ही है, तो एक और एक जुड़ के तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पर दो भिन्न वाली संख्याएं, इसको सोल्व करना है तो वही नियम लगेगा कि दोनों का हर जो होगा वो जब बराबर होगा तभी हम अंश का जोड़ या घटाव कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के हर में दो जो संख्याएं होंगी उनका एलसीएम लेके दोनों के हर में वही लाने की ट्राई करने का। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम किसका किसका लिया जाएगा, तो 3 और 15 का। ठीक है, हर में जो संख्याएं, तो यहाँ एलसीएम 3 से पहले कटेंगे दोनों, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा तो 1 और 1, तो जैसे ही 1 1 आ जाएगा मीन्स दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुणे 5 15, यानी कि दोनों संख्याओं का दोनों का जो हर है उनका जो एलसीएम आ रहा है वो 15 आ रहा है, यानी दोनों के बटे में हमको 15 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर 62 के बटे में तो 15 पहले से दिया हुआ है, तो इसके बटे में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको 15 लाना होगा तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, और जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई नीचे होगा तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सेम संख्या का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तब ऊपर भी करना पड़ेगा, जिससे ये कैंसिल होगा तो 1 बन जाएगा। तो देखो यहाँ 15 हो गया। ठीक है, तो ये 15 बन गया, इसको सॉल्व कर लेते, तो ये बन गया 62 बटे 15 माइनस ये देखो 4 पंचे 20 बटे 15 बराबर 2x, वैसा का वैसा। ठीक है, इसको सॉल्व करते, अब जैसे ही दोनों के हर बराबर हो जाएंगे, हर को हम एक बार लिखेंगे, अंश का अगर बीच में माइनस है तो घटाव कर दो, अगर प्लस होता तो जोड़ देते। तो यहाँ से 62 में से 20 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 2x। अब ये देखो, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, 62 में से 20 गया बटे 15 बराबर 2x। अब यहाँ पर पहले तो देखो 3 से दोनों कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12 मीन्स 14 आ जाएगा। तो यहाँ से 14 बटे 5 बराबर 2x आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में तो अपोन में जाएगा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 14 बटे 5 तो था ही, ये 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ, तो यहाँ भाग में आएगा, पक्षांतर हम करेंगे नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, बराबर x। अब 2 से 14 कटेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर x की जो कीमत आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 7 बटे 5 बराबर x बोलो, या फिर तुम x बराबर 7 बटे 5 भी कह सकते। और x क्या था यहाँ पर, ठीक है, तो x की कीमत 7 बटे 5 आया यहाँ पर बराबर x, या फिर उल्टा हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 7 बटे 5, दोनों एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये x क्या था, तो x हमारा दोनों भुजाओं का जो दोनों भुजाएं हमने मानी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक बराबर भुजाओं का माप है हमारा x। ठीक है, x क्या है, तो जो प्रत्येक बराबर भुजा हमने मानी है वही हमारा x है, तो ये हमारा x आ गया। ठीक है, जो कि 7 बटे 5। तो जो प्रत्येक भुजाएं हमारी कौन कौन सी है, ए बी और ए सी, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो बराबर भुजाएं हैं मीन्स ए बी का जो माप हमको ज्ञात करने को बोला था वो भी 7 बटे 5 हो जाएगा, और जो ए सी का माप बोला था वो भी कितना है, x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 बटे 5। तो ये दोनों बराबर भुजाओं के माप आ गए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं चौथा क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है दो संख्याओं का योग। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं, हमको पता नहीं कौन सी, उनका योग हमको दे दिया गया है 95। अब आगे देखो क्वेश्चन यहाँ से हमको बनाना है, समझना। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, ठीक है, कोई भी एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं हमको ज्ञात करने को बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर मानना किस तरह से ये समझने की बात है। तो देखो, एक संख्या को अगर मैं x मानूंगा तो दूसरी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग संख्याएं तो हम उसी तरीके से मानेंगे। तो यहाँ लिख देते, माना कि जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x है। ठीक है, प्रथम संख्या इक्वल टू x बोल देते हैं कि पहली संख्या x है, दो संख्याओं की बात करना है, तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए जो दूसरी संख्या होगी, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है वहीं से हमको बनाना है। देखो, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, अगर मान लो 15, ठीक है, अधिक शब्द अपने पहले ही समझ चुके, मीन्स ऐड करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं पहली संख्या को x मानूंगा तो दूसरी इससे 15 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बन जाएगी x प्लस 15 बराबर। अब क्या बोला है, पहली लाइन में हमको देखो प्रश्न अनुसार क्या बताया गया है कि दोनों संख्याओं का योग 95। ठीक है, तो यहाँ से बता देने का
प्रश्नानुसार क्या बताएंगे कि दोनों का जो योग है वो 95। संख्याएं कौन कौन सी है? संख्याएं हमारे पास है x और x प्लस 15, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 95, तो जोड़ देते। तो x प्लस 15 हम करेंगे, यानी प्रथम संख्या दूसरी संख्या, तो दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 95। अब यहाँ पर x और x जुड़ जाएगा, कुछ नहीं तो एक x गिनेंगे, तो एक x और एक x कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। तो यहाँ से 2x वैसा का वैसा इक्वल टू 95। ये देखो अगर हम पक्षांतर करेंगे यहाँ से तो 15 प्लस का है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो 2x इक्वल टू, इसको जब माइनस कर देंगे तो 15 माइनस करेंगे 95 में से तो ये बचेगा 80, ठीक है। अब ये 2x, देखो हमको x की कीमत चाहिए तो, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में, तो ये 2 अपॉन में जाएगा जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 80/2। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, ये 40 बार में, तो 40/1 लिखो या 40 लिखो तो एक ही बात है, तो x बराबर आ जाएगा 40। x क्या है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं x हमारा प्रथम संख्या को हमने x बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम कि जो प्रथम संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से बता देने का, देखो प्रथम संख्या हमारी x थी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो प्रथम संख्या होगी, प्रथम संख्या वो हमारी x थी और x की कीमत कितनी आ गई? 40, तो प्रथम संख्या हो गई 40। दूसरी संख्या कितनी थी? तो दूसरी संख्या जो थी वो प्रथम संख्या की अपेक्षा 15 ज़्यादा थी, ये क्वेश्चन में बोला था, तो उस हिसाब से हमने इसको माना था x प्लस 15 ज़्यादा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x प्लस 15 होगा, इसका कीमत x की जगह हमने कितना रखना है? 40। हमने हल किया तो 40 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा? तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। अब देखो बोला गया था दोनों का योग, मीन्स प्रथम और इसका दोनों का योग जो होगा वो 95 हमको क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 95। तो देखो दोनों को जोड़ने पर 40 और 55 को अगर हम ऐड करेंगे तो 95 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। देखो यहाँ पर दिया क्या गया है, पहले ये देखते। देखो बोला क्या गया है, दो संख्याओं के अनुपात। अब हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, अनुपात हमको दिया है 5:3, ठीक है। यदि उनमें अंतर, मीन्स दोनों संख्याओं का जो अंतर है, अंतर अब क्या होता है तो ये समझेंगे क्या है? 18 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। अब एक चीज़ समझो, अनुपात का मतलब क्या होता है, इसको हम पहले समझते हैं। देखो अब अनुपात का मतलब है ये 5/3, यानी ऊपर वाली एक संख्या है, ठीक है, ये पहली संख्या हो गई और नीचे दूसरी संख्या हो गई। अनुपात का मतलब क्या होता है? ये सरल स्वरूप होता है। अब ये संख्याएं जरूरी नहीं है कि 5 और 3 ही हो। जब हम संख्याएं मानेंगे, हमको संख्याएं ज्ञात करने को बोला है, वैसे ही करना पड़ेगा, प्रथम संख्या दूसरी संख्या। पर यहाँ पे हमको ध्यान क्या देना पड़ेगा कि संख्या प्रथम हमारी, अब इस तरीके से देखो हम देखें तो आप बोलोगे सर पहली संख्या ऊपर 5 है, बोला है 5/3, तो पहली संख्या 5 ले लो, दूसरी 3 ले लो, तो फिर हल करने की ज़रूरत क्या है? अब यहाँ समझना क्या है, देखो ये 5:3 का मतलब क्या होता है? अब संख्याएं यहाँ जरूरी नहीं 5/3 हो, कुछ और भी हो सकती थी, उसका सरल स्वरूप हमको दिया है। जैसे मैं आपको कहूँ, एग्जाम्पल से हम समझते, जैसे मैं कहूँ कि 50/30 भी हो सकता था यहाँ, ठीक है, जिसको हमको पता है हम अगर इसको सरल करेंगे तो ये 5/3 ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ 5/3 का मतलब यहाँ से संख्याओं को, जैसे मान लो दो संख्या में तुमको बोलता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि 35/21 मान लो, ठीक है, ये कोई संख्या रही होगी, तो जो अनुपात होता है, अगर मैं इनका अनुपात देखूंगा तो ये नहीं होगा, इसका सरल स्वरूप। तो देखो 7 से अगर हम दोनों को काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, तो 5/3 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो ओरिजिनल संख्या थी वो 50/30 थी, 35/21 थी, या फिर और भी कुछ हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो 20 यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो मान लो ऊपर नीचे 4 से, तो 20/12 भी हो सकती है, ठीक है। यानी यहाँ से हमको समझना क्या है कि सेम संख्या ऊपर नीचे कटने के बाद ये आता है। जैसे देखो यहाँ पर मान लो, देखो
सेम संख्या है, यानी कि 7 से हमने दोनों को काटा है, यानी यहाँ पर दोनों में से अगर मैं इसको चाहता तो 7 गुणे 5 लिखता और इसको 7 गुणे 3 लिखता। मीन्स यहाँ से 7 कटा हुआ है कि नहीं। तो जब भी हम अनुपात पर से ओरिजिनल संख्या लिखेंगे तब वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ यहाँ मल्टीप्लाई में, अब हमको पता नहीं है कि 7 कटा है, जैसे 35/21 रहा होगा तो 7 कटा होगा, 50/30 रहा होगा तो 10 यहाँ से कटा है। तो ज़रूरी नहीं हर बार कौन सी संख्या कटा है, तो हमको संख्या के बारे में पता नहीं कौन सी संख्या कटी है, तो हम उसको बोल देते हैं 5x, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको अलग करेंगे तो इसको बोल देंगे 3x। क्यों? क्योंकि देखो x दोनों में सेम रखा है हमने। अब ये x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 35/21 होगा तो x की जगह 7 आ जाएगा, 50/30 होगा तो x की जगह यहाँ पर 10 आ जाएगा, 20/12 होगा तो x की जगह 4 आ जाएगा। तो ये हमको पता नहीं होता कि x क्या है, ठीक है। इसीलिए जब भी ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि हम अनुपात में संख्याएं दी जाएंगी तो जब हम उसको अनुपात पर से अलग अलग लिखेंगे ना तो दोनों के साथ x हमको रखना है। x क्या दर्शाएगा कि ये इसका सरल स्वरूप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मान लेते चलो क्या दिया गया है, तो माने देखो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:3। तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या उसको हमारी कितनी हो जाएगी, तो 5 है तो इसको हम लिखेंगे 5x। ये क्यों आ रहा है तो समझना पड़ेगा कि अनुपात सरल स्वरूप होता है, यहाँ से संख्याएं कटी होती है तो उस संख्या को दर्शाने के लिए हम x का प्रयोग करते हैं। अब x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी बन जाएगी यहाँ से, तो जो दूसरी संख्या होगी वो आ जाएगी यहाँ से, देखो 3 है तो ये बन जाएगा 3x। तो इतना हमको ध्यान रखना है कि कभी भी अनुपात को हटा के संख्याएं लिखी जाएगी तो हमेशा उनके साथ कोई ना कोई चर हमको रखना है। और यहाँ पर हम संख्याओं को हल करते हैं तो हम चर को x लेके ही चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्या कहा गया है, यदि उनमें अंतर मतलब डिफरेंस, यानी दोनों का अंतर क्या होगा। जैसे मैं तुमको बोलूँ कि एक संख्या 20 है दूसरी 10, तो दोनों का अंतर क्या होगा, तुम बोलोगे 10। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाया ना। हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटे को घटा देते तो अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 5x और छोटी संख्या क्या है हमारी 3x, क्योंकि देखो सेम संख्या के साथ 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा होगा, 3 का करेंगे तो इसकी तुलना में कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको बताना पड़ेगा कि प्रश्नानुसार हम क्या कह सकते हैं कि प्रश्न पर से एक चीज़ हमको बताया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 18 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर 18 है। मीन्स बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, तो 5x में से अगर मैं माइनस करूँगा 3x को, अंतर करना है हमको, ठीक है। तो ये आएगा हमेशा 18, ठीक है। देखो दोनों संख्याओं का अंतर, संख्या हमारे पास कौन सी थी 5x पहली, दूसरी 3x, दोनों का अंतर मीन्स दोनों का घटाओ कितना है 18 है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, समीकरण बन गया। अब यहाँ पर देखो 5x में से 3x माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x बराबर 18। अब ये 2 मल्टीप्लाई में x के साथ तो सामने डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से x की कीमत कितनी आ जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 18/2। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 2 एकम 2, 2 9 18, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारी, ये तो x की कीमत आई, ठीक है। हमको पूछा है कि संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं ज्ञात करना है ना हमको, दोनों संख्याएं, संख्या हमारी कौन कौन सी है, तो 5x है और 3x है, तो दोनों में x की जगह रख देते हैं हम। देखो तो प्रथम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से प्रथम संख्या हो जाएगी 5x हमको दिया है प्रथम संख्या, तो 5 वैसा का वैसा, x की जगह हमने निकाला है 9, तो 9 रख देते, तो यानी ये संख्या हो गई 9 × 5 = 45, ठीक है। दूसरी संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ से दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या दी गई है 3x, तो x की जगह जब हम 9 रखेंगे तो यहाँ से 3 9 27। मीन्स कि ये जो हमको 5/3 दिया था, अगर हम समझे तो ये ओरिजिनल अगर देखा जाए ना तो ये 45/27 थी संख्या हमारे पास, जिसको काटने के बाद देखो ये सेम संख्या से कट रही थी, 9 से कट रही थी, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, तो बना था 5/3, ठीक है। तो ये जब हम x की कीमत निकालेंगे तो x पर से ही हमको पता चलेगा कि ये प्रथम संख्या हमारी 45 और दूसरी 27। अब देखो क्या कहा था कि दोनों का जो डिफरेंस था, दोनों संख्याओं का अंतर 18 दिया था, देखो करके देख लेते। तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमारे पास 45 है, 45 में से अगर 27 को माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस भी हमारा क्या आ रहा है, देखो 18 आ रहा है बराबर। तो ये वेरीफाई भी हो गया यहाँ से,
ठीक है। आगे अभी हम करेंगे जब 2.34 तो उसमें हमको वेरीफाई करने को बोलेगा, तब हमको ये प्रोसेस अलग से करनी है। इसमें इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पर हुआ था कंप्लीट। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अभी इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन तक ही रखते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।